नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि रुक्मणी का 5 ऑप्शन में लेटेस्ट पैटर्न पे आया हुआ है। तथा साथ ही ध्यान रहे कि बाकी के सभी प्रैक्टिस सेट रुक्मणी के और एडुटीरिया का सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज के इस 4 को सॉल्व करते हैं। तथा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होता है। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए जितने भी कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, साथ मिलकर इसको करते हैं। तथा ये एक चीज़ का आप नोट कर लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चंस के डिटेल में हम जाएंगे तो हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं। मतलब जितनी भी बातें होंगी वो खाली एग्ज़ाम में बने हुए पॉइंट्स के बारे में ही होंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तथा लास्ट में एक बार आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी ह्यूमन एरर की वजह से कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे बता दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 41 नंबर है। यह है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई है। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात कर रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई थी। तो ये आपका बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसे पूछता है कि इसको किया किसने था। तो आप नाम याद रखिएगा, आगा खां का, आगा खां, और एक थे आपके सलीमुल्लाह। इन दोनों ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में। आइए 1906 समय की बात है तो इसमें कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो आपको पता होगा एक 1906 से पहले आता है आपका 1905। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन चला था। और बंगाल विभाजन जो है वो करजन के समय चला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है 1907 आता है। 1907 में आपको पता होगा सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें सूरत अधिवेशन में राज बिहारी बोस ने जिसकी अध्यक्षता की थी, और नरम दल और गरम दल जो है अलग अलग हो गया था। तथा उसके बाद आप याद रखिएगा एक समय 1911 का, जिस समय पहली बार राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। तथा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जब 1905 के बंगाल विभाजन को इसी समय जो है रद्द किया गया था। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा कि 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अंततः जाके 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स की, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये है, आपको याद करिए 1915 का समय, 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को याद रखिएगा, गांधी जी भारत आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथ ही ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, जो हाल ही मनाया गया है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अब 1915 के बाद चलेंगे तो आपका डेट याद रखिएगा 1916 का, जिस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जब नरम दल और गरम दल जो है दोनों एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक हुए तथा इसकी अध्यक्षता मजूमदार जी ने की थी। अब आइए 1917 देख लीजिए। 1917 में क्या हुआ था कि पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो कि आपकी थी एनी बेसेंट। और 1917 के बारे में एक और आप याद रखिएगा कि ये 1917 में एक चंपारण आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। वो उनका पहला सफल आंदोलन है, ऐसा माना जाता है। तथा 1917 में ही आप ध्यान दीजिएगा, जब ये चंपारण आंदोलन सफल हुआ था तो आपके महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, महात्मा कहा था। और महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। ये कहानी शुरू कैसे हुई, 1916 में जो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी समय गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे। जब राजकुमार शुक्ल जी मिले तो उन्होंने चंपारण के किसानों के बारे में बताया, तब जाके गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। 1917 के बाद डेट याद रखिएगा 1918 का। 1918 में आप याद ध्यान देंगे कि 2 डेट आपको याद रखना है। पूछता है, जब आपसे कोर्ट में क्वेश्चन पूछेगा पहले कौन कौन से आंदोलन हुए, ये आपको बताना है। तो 1918 वाले में आप ध्यान रखिएगा कि पहले अहमदाबाद होता है। देखिए, जब मात्राओं की बात करेंगे, अ सबसे पहले शुरू होता है, उसके बाद खेड़ा दूसरे हुआ था। मतलब क के बाद ख आता है, ख दूसरे नंबर पर आता है। तो आप इसको इस क्रम में भी याद कर सकते हैं, पहले अहमदाबाद, दूसरा खेड़ा। अब 1919 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आया था। तथा 1919 का 13 अप्रैल 1919 याद होगा, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड के उपलक्ष्य में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका समय आता है 1920 का। तो 1920 का आप ये समय याद रखिए। इस समय आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, जो अंत में जाके 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। तथा आप आगे इसके बाद अगर बात करेंगे तो आप 1923 का समय याद रखिए। 1923 में आपको ध्यान होगा कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की जो है गठन की थी।
चलिए अब आपका आता है 1924। 1924 में आप क्या ध्यान देंगे कि बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी, तथा इन्हीं के समकक्ष इन्हीं के साथ रहने वाली सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आइए लगे हाथ 1927 को भी देख लीजिएगा। 1927 में जो है साइमन कमीशन बना था जो 1928 में भारत आया था, तथा 1928 में याद रखिएगा लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो लाठियों से लगने से साइमन कमीशन के विरोध में धरना चल रहा था, उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं 1929 की। 1929 में आप देख लीजिएगा 1929 में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी तथा जिसमें पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग की थी। अब 1930 का समय आता है। 1930 में आप देखिए ध्यान से सुनिएगा 1930 के बारे में, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप कन्फ्यूजन बनता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कि नमक आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा 1930 में 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने जो है साबरमती से दांडी के लिए यात्रा की थी, जो कि वो 6 अप्रैल को पहुंच के वहां से नमक उठाए थे और नमक आंदोलन किया था। तो इन नमक कर को हटाने के लिए, तो इसके बाद जब वहाँ 6 अप्रैल को वो पहुँचे थे, नमक का आंदोलन सफल हुआ, उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो 1930 में नमक आंदोलन के कभी कभी कहीं कहीं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा पहले गांधी जी 12 मार्च से 6 अप्रैल को नमक आंदोलन किए, नमक आंदोलन सफल होने के बाद वहीं से उन्होंने 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब आइए 1931 के बारे में आप 2 समय याद रखिए। 1931 में एक आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता में कहा जाता है गांधी जी ने जो है इरविन से कितनी मांगे की थी, तो आप ग से गांधी ग से 11 मांगे याद रखिएगा। तथा 1931 में ये भी ध्यान रखिएगा कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी हुई थी, जिसे शहीद दिवस हम लोग भी 23 मार्च को मनाते हैं। अब आइए 1932 में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था जो यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में किया गया था। इसके बाद अगर कोई डेट आपको इंपॉर्टेंट रखनी है तो आप याद रखिए 1938 का, जिस समय हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी उसकी अध्यक्षता किए थे। तथा 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करें। 1939 में फिर भी जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को मिली थी। तथा उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष। तथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब आइए 1940 आया था। 1940 के बारे में ध्यान दीजिए। अगस्त प्रस्ताव पूछता कब आया, 1940 में आया। अब बात करें 1942 की, तो 1942 में कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, तथा उन्होंने कहा था या तो आज़ादी लेंगे या तो अपना शरीर त्याग देंगे। तथा क्वेश्चन पूछा जाता है 1942 में गांधी जी को जो है जब इन्होंने कहा भारत छोड़ो, तो उस समय ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। तो 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके आपका आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तथा 1942 में ये आया था आपका क्रिप्स मिशन। ये जो क्रिप्स मिशन आया था इसको गांधी जी ने आपका पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। अब आइए इसके बाद अगर कोई डेट याद रखेंगे 1942 के बाद आप याद रखिए कौन सी डेट, 1946 की। 1946 की जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये कैबिनेट मिशन में 3 लोग की बात होती है, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स, जिसमें से पैंथिक लॉरेंस को इसकी अध्यक्षता दी गई थी। इसी तरह स्वतंत्रता अधिनियम भी बना था। तथा एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, गांधी के गुरु पूछा जाता था। गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर है देखिए 41 का, वो आपका क्या है कि अखिल इसकी ढाका में बांग्लादेश में आगा खां सलीमुल्लाह ने की थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जिसके बारे में हम बात की उसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको पता होगा अभी मैंने बात की कि नमक सत्याग्रह आपका कब हुआ, 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ। जलियांवाला बाग कब हुआ, ये 1919 में हुआ। तथा असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ, 1920 में हुआ था। अब बताइए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले आपका जलियांवाला हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 पहले रहे। 1920 ऑप्शन 4 में है असहयोग आंदोलन, तो ये आपका देखिए दूसरे नंबर पर है। उसके बाद आता है 1930, यानी तीसरे पे रहना चाहिए। और जब आपका आता है भारत छोड़ो 1942, ये लास्ट में होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए 43 नंबर देखिएगा, कह रहा है बाबर का वास्तविक नाम क्या था। बाबर का वास्तविक नाम आपने सुना होगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका वास्तविक नाम जो है जहीरुद्दीन था। तथा कलंदर किसको कहा जाता था, बाबर बहुत उदार था, इस वजह से इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए।
44 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये जो प्रथम भारतीय थे आप इनका नाम याद रखिएगा, आपके ये थे मानवेंद्र नाथ राय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन किए जाने वाले। आपने M.N. रॉय का नाम सुना होगा, M.N. रॉय, ये वही M.N. रॉय हैं जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। तो इनकी हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। आपको ध्यान रहे कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो आपको मैंने बताया, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में आपको बताना क्या मिलते हैं। तो आपको पता होगा ये नीलगिरी, जो नीलगिरी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच में मिलता है। अब आइए बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा दोदा बेटा का। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, मान लीजिए ये आपका इधर से आप पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आपका नीलगिरी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, दोदा बेटा। तो आप इसको याद रखिएगा। तथा शिवालिक और आपने सुना होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। यह है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है। तो ये बैरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप याद रखिएगा। रॉस द्वीप का नाम याद रखिएगा, इसका नया नाम जो है बॉस द्वीप कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार में, तथा ये भी अंडमान निकोबार में है, आप इसकी भी ध्यान दीजिए। चलिए 48 है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है। तो जो भूटान की सीमा है वो कितने से जुड़ी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए कि ये असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा साथ ही आप अरुणाचल प्रदेश का नाम भी याद रखिएगा। इन चारों से जो है भूटान की सीमा लगती है। अब आइए क्वेश्चन आपसे पूछता है नेपाल के बारे में, आपसे पूछेगा। नेपाल के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका बिहार हो गया, तो ये आपका अगर बिहार इसको आप मानेंगे तो सबसे ऊपर आपको पता है कि इधर नेपाल पड़ता है, इधर आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, नीचे की तरफ आपको झारखंड पड़ेगा और इधर आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो पूछता है एकमात्र देश कौन सा है जो बिहार से सटता है, तो वो नेपाल है। तथा नेपाल से याद रखिएगा कि 7 जिला इसकी जो है सीमा बनाते हैं। अब बात करें नेपाल से देश कितनी सीमा, मतलब कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा नेपाल से सीमा बनाने में आप याद रखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो एक दूसरे के अलग अलग हुए, तो ये आप इससे याद कर लीजिए। तथा बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल बी से याद रखिए। यू से उत्तर प्रदेश, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, बी से बंगाल, 4 हो गए। अब आपको पता होगा एक और बताओ, एक आप बताइए और कौन सा बचा है। एक आपका जो बचता है वो आपका सिक्किम, तो एक आप सिक्किम याद रखिएगा। मतलब मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिए, नेपाल से क्वेश्चन बनता है इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश यू से याद रखिए, उत्तराखंड यू से याद रखिए, बी से बंगाल तथा बी से आप क्या याद रखेंगे, बिहार। और बचा एक कौन, सिक्किम। यानी आप अगर सुब्बू कहें, सुब्बू, तो सुब्बू वाली ट्रिक यहाँ पे काम कर जाएगी। सुब्बू से याद रखिएगा कि नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता होगा अगर पूरे वर्ल्ड को ऐसे बांट दिया जाए तो भारत आपका यहीं स्थित है, जो कि लगभग भूमध्य रेखा से सटता हुआ कर जो है जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि भारत के बारे में कि भारत का क्या स्थिति है, तो आप बताइए। भारत उत्तर और पूर्वी में पड़ता है, क्योंकि ये इधर आपका उत्तर इसको बोलते हैं और इसको पूर्व, तो भारत यहीं पड़ता है। तो आप उत्तर और पूर्वी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपको सत्य है। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से एक से अधिक यानी सत्य, यानी वे साधारण लाल रंग की होती है लेटेराइट, लेटेराइट लाल होती है, बिल्कुल नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होती है, ये भी सही है। तथा साथ ही ध्यान रखिए लाल मिट्टियों में जो है ये लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहा है, न कि लाल मिट्टी का। तथा ये मिट्टी जो है टपियोका काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर है डी। लाल मिट्टी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें याद रखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सभी की जो है कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। ये कह रहा है कि किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जी पहले आर्मी के एक क्या कहते हैं ऑफिसर थे, इस वजह से आर्मी जो स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है उनका ही नाम बदल के नीरज चोपड़ा कर दिया गया है। इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये वर्तमान में नंबर 1 के जेवलिन थ्रो के रैंकिंग में भी हैं, आप इनको याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर देखिए। 52 है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है। तो कैसे कोल, कोल और पोल, कोल पोल, कोल पोल करके याद रखिएगा, जिसके पुलाव और आयु मल्लिका अर्जुन प्रसाद।
तो कोल पोल से आप याद रखिए, इसका ऑप्शन है सही आंसर है। अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य ने जो है शुरू की है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 जी। 54 ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैप का थोड़ा क्वेश्चन कर रहा है। बिहार के मानचित्र एक किसके उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो है यहाँ से कौन सा जिला होता है, तथा ये देखिए क्वेश्चन आपसे, ये बिहार का मानचित्र है, आप ध्यान दीजिएगा। बिहार का ये मानचित्र है और इससे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो है आपका पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य और सबसे उत्तरी राज्य। तो आप सबसे उत्तर में देखिए, ये लाइन उत्तर जो है उत्तर वाली लाइन है, तो ये किससे, पश्चिमी चंपारण से सट रही है। तथा ये लाइन जब आप खींचेंगे तो देखिएगा किशनगंज से सट रही है। नीचे देखेंगे तो ये लाइन ये आपका गया जिला होता है तथा ये होता है आपका कैमूर। तो आप इसे याद रखिए, जो है सबसे उत्तरी जो जिला है वो सबसे कौन है, वो पश्चिमी चंपारण का है। अब बात करें पूर्वी जिला का, तो पूर्वी जिला में यहाँ पे याद रखिएगा किशनगंज का नाम यहाँ पे याद रखेंगे। दक्षिणी में ये गया है तो सबसे दक्षिणी जिला गया है तथा सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये आप अभ्रक, ये जिला जो ये 1 नंबर का ये जिला है, यहाँ पे अभ्रक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये इसके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सारण। क्या नाम है जिले का नाम, जिले का नाम है सारण, और सारण में क्या फेमस है, अभ्रक फेमस है। तथा सोरा भी वहाँ पे प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान से देखिएगा, उत्पादन के लिए अभ्रक, ये गलत आंसर होगा क्योंकि सारण और सोरा, ध्यान से देखिए, सारण और सोरा आप याद रखेंगे, सारण और सोरा। तो सारण में सबसे ज़्यादा सोरा, तो इसका सही आंसर जो है वो सोरा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। करा नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को जो है शुरू किया है। नशीली दवाओं की तेजी के लिए जो सीबीआई ने ऑपरेशन शुरू किया वो आपका ऑपरेशन गरुड़ है। नशीली दवाओं के लिए तस्करी में कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन गरुड़ जो है वो शुरू किया गया है। आइए कुछ ऑपरेशन की अब बात कर लेंगे हम लोग। ऑपरेशन कावेरी आपने सुना होगा, ऑपरेशन कावेरी। अब बताइएगा कि ऑपरेशन जो कावेरी है वो क्यों शुरू किया गया था। चलिए, आपको पता होगा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया था। सूडान और कावेरी आप याद रखिए। अब ऑपरेशन आपसे दोस्त पूछता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में फंसे नागरिक के लिए, तथा गंगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से नागरिकों को लाने के लिए शुरू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखिए। 56 है कि भारत के शिक्षा, कौशल और उद्यमिता मंत्री कौन है। तो इसमें आप धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम याद रखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, कौशल, उद्यमिता मंत्री। 57 ये है कि DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो किसके साथ समझौता किया है। तो ये देखिए, इसमें से जिसके साथ DGCA ने समझौता किया है वो है आपका ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 है कि किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है गीता प्रेस दिल्ली, गीता प्रेस मुंबई, गीता प्रेस कोलकाता। जो मिला है वो मिला है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को, जो कि किसी भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर ही होगा। तो गीता प्रेस आप गोरखपुर याद रखिए, इसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए 59 नंबर देखिएगा। करा सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक थे वो आपके कौन थे, वो थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकारा था। अब बात करते हैं सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। सहायक संधि का जनक आपको पता होगा वेलेजली को कहा जाता है। तथा ये क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि को लागू किसने किया था, तो उसे डुप्ले ने लागू किया था। तो ये भी आप ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर देखिएगा। सहायक संधि का जनक वेलेजली, क्योंकि इसने जो है शुरू करने की चर्चा की थी, तथा डुप्ले इसको शुरू किया था, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, शुरू करने वाला डुप्ले। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 60 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे कर लगाए थे, जिसमें लघु उद्योगों पर कर इसने नहीं लगाया था। उन्हें कृषि कर लगाया, आवास कर लगाया, तथा लघु कर पे उसने नहीं लगाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी है तो आप याद रखिए खिलजी वंश और तुगलक वंश। कहा जाता है कि दिल्ली पर शासन सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। 61 देखिए, कह रहा है कौन सा बौद्ध स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। सारनाथ, बोधगया, ग्वालियर।
सारनाथ भी है, बोध गया भी, ग्वालियर नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है। आइए बौद्धों के बारे में बात की तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का नाम याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तथा एक नाम आप महावीर स्वामी का याद रखिएगा, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तथा बुद्ध के बारे में आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल की तराई में हुआ था। लेकिन जब आपसे बात करें महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म आपको पता होगा 540 में हुआ था। और इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, राजगिरी करके एक जगह है, तो वहाँ पे इनका जन्म जो है माना जाता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा महावीर के बारे में। तथा इनकी मृत्यु पूछा जाता है तो वो आपका 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उनके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। करा जहांगीर, मनुची, अकबर, थॉमस रो, शाहजहां, विलियम हॉकिंस। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, कि इसलिए नहीं सुमेलित है कि क्योंकि ये जो सर थॉमस रो हैं, थॉमस रो ये जहांगीर के समय में आया था, और जो विलियम हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस, ऐसा कहा जाता है कि समुद्री रास्ते से भारत आने वाला पहला जो है वो विलियम हॉकिंस था। तो जो विलियम हॉकिंस था ये भी आपका किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के ही दरबार में आया था। ये दोनों गलत हो गए। अब एक बचा आपका मनुची। तो मनुची के बारे में याद रखिएगा, ये जो है मनुची जो है आपका आया था दारा सिकोह के काल में। किसके काल में, दारा सिकोह। इस प्रकार आप तीनों ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिएगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आया था, थॉमस रो भी जहांगीर के समय, और मनुची किसके समय, दारा सिकोह के। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। देखिए ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तथा साथ ही ये मौलाना अबुल कलाम के बारे में याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। ये सभी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। इतनी बातें आप ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, सबसे कम उम्र के कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तथा साथ ही ध्यान रखेंगे इनके इंडिया विंस फ्रीडम। इतनी बातें आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अब कांग्रेस के बारे में आपसे बताया 1885 में इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। दूसरे दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। अब उसके बाद आप बात करेंगे तो इनके बारे में, अध्यक्षता के बारे में, तो आपको पता होगा पहली महिला कौन थी, वो एनी बेसेंट थी। जब भारत में पहली भारतीय महिला पूछे तो आप सरोजनी नायडू। इतनी सारी बातें याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। यह है कि समन्वयी धर्म दीने इलाही, मतलब ईश्वर का धर्म की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीने इलाही की जो संस्थापना थी वो आपके किसने किया था, अकबर ने किया था। तथा समय आप 1582 का याद रखिएगा। 1582 में जो है दीने इलाही अकबर ने शुरू की थी। आइए 65 नंबर देखिए। यह है कि किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी। तो इंदौर आपसे राजधानी पूछ रहा है कि किसकी थी, तो होलकर जो थे, होलकरों की राजधानी इंदौर थी। आइए 66 नंबर देखिए कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो जो कौटिल्य था उसके अनुसार राज्य के कुल 7 तत्व होते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा तो एक है आपके पाणिनि और एक है आपके कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य या चाणक्य एक है आदमी है, बल्कि पाणिनि जो है आपका अलग आदमी। इन दोनों में अंतर है, आप इतनी बात याद रखिएगा। कौटिल्य या फिर चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। करा पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध ये क्या हैं। ये सभी जो है घास के मैदान हैं। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें से घास के मैदान आपको पूछ भी लेता है कौन कहाँ पे है। तो आप याद रखिएगा जो सवाना घास का मैदान है तो उसको याद रखिएगा अफ्रीका, केनिया, तंजानिया। अफ्रीका, केनिया, तंजानिया, ये 3 जगह जो है सवाना घास के मैदान मिलते हैं। अब बात करें आपसे स्टेपीज की। स्टेपीज आप याद रखिए यूरोप में है। तथा आपसे जब आपके प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका में है। तथा साथ ही डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्टाज हंगरी में है। पंपास अर्जेंटीना में है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात, आप ध्यान से बस सुनिएगा। पहला मैंने आपसे क्या कहा, आपसे कौन सा घास का मैदान, सवाना जो कि अफ्रीका, केनिया, तंजानिया में। दूसरा मैंने कहा आपसे क्या, स्टेपीज जो यूरोप में है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्टाज हंगरी, विल्ड दक्षिण अफ्रीका। तो इतनी आप जो है घास के मैदान याद रखिए। आइए 68 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है।
ये जो रायसीना आपकी हिल है ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यानी दिल्ली जो स्थित है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन हुआ, संसद भवन हुआ, इंडिया गेट हुआ, ये सभी रायसीना हिल की पहाड़ी पर है। तो इतनी बात आप याद रखिए। चलिए 69 है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये आपका गोवा में मांडवी नदी पर ये जलप्रपात बनाया गया। आपने पिक्चर देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जो ट्रेन से वो लोग देखते हैं एक झरने को आप लोग देखे होंगे, तो वो दूध सागर ही झरना है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। करा कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किसके कारण होता है। ये जो स्थल आकृति का निर्माण है वो पवन के अपर्दन की क्रिया से होता है, पवनों के अपर्दन की क्रिया के कारण ये होता है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर देखिए, यह है कि हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है। इससे संबंधित सही तथ्यों की आपको पहचान करना है। इससे संबंधित जो सही तथ्य है आपको वो बताना है। तो ये देखिए 1 और 2, यानी सहारा रेगिस्तान की ये स्थानीय पवन है तथा गर्म एवं सूक्ष्म पवन है। ये 2 बातें इसमें सही है, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। 72 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन है, आप इसमें याद रखेंगे कि जो महासभा तथा सुरक्षा परिषद ये संयुक्त रूप से मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करते हैं। बात करें इंटरनेशनल न्यायालय, तो एकमात्र ऐसा जो आपका वो बना था, क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र में। याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय द हेग में है। इसके अलावा उसके कुल 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है। तो इसका आपका जो मुख्यालय है वो आपका द हेग स्विट्जरलैंड में है तथा बाकी सभी का न्यूयॉर्क में अमेरिका में स्थित है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें जो सही कथन है इसमें लगभग तीनों पॉइंट सही है। आप पढ़िएगा तो राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत के अवधारणाएं हैं, ये भी सही है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से विचार कर सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। ये तीनों पॉइंट सही है, अर्थात आंसर इसका होगा डी। 74 नंबर देखिए, यह है कि भारतीय संविधान के, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है 60 से 62 कर दी गई। तो ये जजों की जो है आयु 60 से 62 कर रही थी। जजों की जो आयु 60 से 62 हुई 15वां संविधान संशोधन से हुई थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहला संविधान संशोधन याद रखिएगा जो 1951 में भूमि सुधार से संबंधित हुआ था। उसके बाद आप 7वां संविधान संशोधन याद रखिएगा जो फजल अली आयोग कहने पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। उसके बाद आप 21वां संविधान संशोधन याद रखिए जिसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में आपकी 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 21 के साथ ही आप अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप 71 याद रखिए जिसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इन दोनों को ऐड करके 92 संविधान संशोधन हुआ जिसमें आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी 4 भाषाएं टोटल करके कुल 22 भाषाएं जो है उस संविधान में रखी गई। इतना आप इधर याद रखिए। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बने हैं उनके बारे में जल्दी से रिवीजन करते हैं। कहता है सिक्किम राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। 42वां संविधान संशोधन याद रखिए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तथा साथ ही प्रस्तावना में जो संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन से हुआ। अब 44वां संविधान संशोधन से जो है संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार से हटा के रखा गया तथा आपसे पूछता है 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल कानून से संबंधित है। अब आइए 52 के बाद याद रखने वाली कोई संविधान संशोधन है तो वो है 61वां संविधान संशोधन जिसके तहत वोट डालने की उम्र क्या की गई थी, 21 से 18 की गई। अब आइए 69वां संविधान संशोधन याद रखिए जिसमें जो है दिल्ली के बारे में कहा गया है, दिल्ली की जो आपकी दिल्ली और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में। तथा उसके बाद आप आएंगे तो 71वां के बारे में बात ही कर लिया, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। अब आपका 73 और 74 एक साथ आप याद रखिए। 73 में पंचायती राज, 74 में आपका नगर पालिका से संबंधित है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप 86वां संविधान संशोधन याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, जो कि आपका शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से संबंधित है जिसके तहत 21A में शिक्षा को रखा गया था। 86 के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो आप आइए 91 याद रखिए, उसके बारे में बात कर चुके हैं। 91 आपको पता है 15% लोकसभा और 10% केंद्र शासित यानी दिल्ली में सीट की आरक्षण है। 92 आप देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो गया। अब आप देखिए जो 97वां संविधान संशोधन है वो सहकारी संघवाद से संबंधित है। अब आइए आप 100वां संविधान संशोधन जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में बात की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब आता है आपका 101 नंबर, 101 में आप GST याद रखिएगा तथा आता है 102। देखिए 102 आपका, इसमें 102 और 103 इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है।
तो 102 आप OBC से याद रखिए, OBC का आरक्षण यानी जो B है इसकी कोडिंग 2 होती है तो इसे याद रखिए। और तथा 103 में आप EWS याद रखिए। क्या याद रखेंगे? EWS। ई को जब आप उल्टा करेंगे तो ई ऐसे बन जाएगा जो 3 जैसे बना हुआ है, 3 जैसे लगता है, तो 103 से EWS। इतनी संविधान संशोधन आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यह है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो लोकसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन है वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक प्रणाली के तहत किया जाता है। यानी आप कह लीजिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व तो भी सही है, आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये भी सही है। इस वजह से इसका आंसर जो है वो डी है। चलिए 76 नंबर देखिए। 76 है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो पहला अनुच्छेद कहिए या पहला भाग या पहला आप जो भी अनुसूची, तीनों में राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ के बारे में बात की गई है, ये इसमें वर्णित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यह आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको पिछड़े देश की क्या विशेषता नहीं होती तो ये बताना है। ये प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, उच्च निरक्षरता, ये तीनों जो है ये जो है विशेषता नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपके होने नहीं चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखिए। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य है आपका ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। व्यावसायिक बैंक का यही कार्य है। क्वेश्चन नंबर 79 ये है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? जो थोक मूल्य सूचकांक है 11-12, इसका आधार वर्ष, अब जनगणना याद रखिएगा, दो लेटेस्ट जो जनगणना थी वो 2011 में हुई, तो उसके बाद नहीं हुई है, तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी 11-12 है, ऐसे इसको आप याद रखिए। चलिए आइए 80 नंबर देखिए। 80 है कि निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये जो अभिलक्षण है ये आपका भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, इसी से संबंधित नहीं है। आइए 81 देखिएगा कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक आपके राल्फ नादर माने जाते हैं, राल्फ नादर। चलिए 82 है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 2006 में मतलब जो आपसे ग्राम पंचायत बनाने के लिए आबादी की शर्त रखी गई थी वो 7000 की रखी गई थी। अगर 7000 की आबादी है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपसे जब भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो आप कर्नाटक याद रखिएगा। कर्नाटक का यक्षगान प्रमुख नृत्य है। तथा आइए कुछ की बात करते हैं कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो आप कैमूर याद रखिएगा। भद्रा कैमूर, कैमूर आपका सबसे यहाँ पे बिहार का सबसे पश्चिमी जिला भी है, तो कैमूर से याद रखिएगा, ये आपका बिहार में है, इसमें आपको डाउट नहीं होगी। लेकिन आप जब से गिर पूछे, गिर या फिर नल सरोवर, गिर और नल सरोवर आप गुजरात याद रखिएगा। तथा चंद्रप्रभा आप उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। बांदीपुर कर्नाटक याद रखिएगा। काजीरंगा मानस ये सब आप असम याद रखिएगा। तथा पंचमढ़ी कान्हा किसली आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा। इतनी जो है आप याद रखेंगे। आइए 84 नंबर देखिएगा। 84 कह रहा है कि भारत का पहला संरक्षित वन है। तो जो भारत का पहला संरक्षित वन है वो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का पहला संरक्षित वन है। गिर के बारे में हमने बात की, ये गुजरात में है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में इसका रामगंगा नेशनल पार्क नाम है। आइए 85 नंबर देखिए। करा निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? कमला ये लिखे थे आपके बी डी सावरकर को काला पानी की जो है आजीवन जेल की सज़ा मिली थी, जेल में रहने की। बी डी सावरकर ने वहीं पे जो है कमला नाम का महाकाव्य लिखा था। तथा ये भी ध्यान रखिएगा बी डी सावरकर के जयंती पे ही अभी हाल ही में जो है 28 मई को नए संसद भवन की जो है उद्घाटन हुआ है। इनकी जयंती पे इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 86 नंबर। तथा वीर सावरकर अभिनव भारत आपसे पूछता है, अभिनव भारत किसकी जो है वो है, तो वो वीर सावरकर का ही अभिनव भारत। 86 नंबर देखिए, कह रहा बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप में से किस स्थान पर है? अभ्रक की उपस्थिति पूछ रहा है तो जमुई स्थान आप याद रखिए। जमुई जिले में जो है अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा है, तो यही इसका आंसर है। 87 है कि बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? बिहार में पाइराइट सबसे ज़्यादा आपका कैमूर और रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो बिहार में जो चीनी मिट्टी की उपस्थिति वो सबसे ज़्यादा आपका भागलपुर और बांका याद रखिए। यहाँ भागलपुर बांका में जो है चीनी मिट्टी की उपस्थिति सबसे अधिक। अब देखिए बिहार के बारे में इतना क्वेश्चन है तो कुछ जानकारी आप रख लीजिएगा।
22 मार्च जो है 1912 में ये अलग जो बिहार बना, तो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तथा 1936 में याद रखिएगा कि उड़ीसा बिहार से अलग होता है। और लास्ट इसका विभाजन 9 नवंबर याद रखिए सन 2000 का डेट याद रखिएगा। 2000 मतलब ईयर है जब इसे अलग होकर झारखंड बना था। इतनी बातें आप बिहार के बारे में याद रखिएगा, जो छोटी सी जानकारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हो गया। 89 देखिए, करा संगाई त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तथा लोकटक झील आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप मणिपुर याद रखिए। लोकटक झील मणिपुर, संगाई त्यौहार मणिपुर। हंगुल यहाँ का जो है हंगुल पूछा जाता है, एक प्रजाति होती है हिरण की, तो वो भी आपका मणिपुर संबंधित है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तथा इसके कुल 6 अंग है, जिसमें से एकमात्र अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि आपका द हेग स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त के बारे में हमने सुना होगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो देखिए संयोजी ऊतक या तरल संयोजी किसी भी ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 3 प्रकार के उसमें कणिकाएँ पाई जाती हैं। चलिए 92 नंबर देखिए, करा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो ये जो COOH है आपका उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी आप याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये उपस्थित होता है। आइए 93 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही? अवरोही क्रम वो होता है जो सबसे, जैसे 10 इधर है तो 9, 8 ऐसे आप चलेंगे, यानी बड़े से छोटा। तो आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये नाम याद रखिए। सबसे बड़ा आप याद रखिएगा एल्कोन है, फिर एल्कीन है, फिर आपका एल्काइन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये अवरोही क्रम है, ये भी आप ध्यान दीजिए। आरोही पूछता तो आप एल्काइन पहले रखते, एल्कीन बाद में, एल्केन सबसे लास्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, करा कि रामू कमजोर मांसपेशी तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, तो उसे क्या अभाव है? तो उसे आपका विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन बी सभी का जो है अभाव, यानी इसका आंसर होगा एक में से अधिक। अब विटामिन की खोज आपको पता होगा फंक ने किया था। कुल आप याद रखिएगा कि ए और बी, आप ध्यान दीजिए बी और सी, ये जो BC है ये जल में घुलनशील है, बाकी ADE की आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तथा विटामिन के आइए रिवीजन एक बार कर लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी का रासायनिक वो थायमीन है, विटामिन बी का थायमीन है, विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेराल है, तथा विटामिन ई का आप याद रखिएगा टोकोफेराल कहते हैं, तथा विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनान कहते हैं। ये सभी का रासायनिक नाम था जो आप मोटे तौर पर याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, करा लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? लाइकेन प्लांट आपसे पूछ रहा है कि किस डिवीजन से संबंधित है। आपको पता होगा कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन होता है। लाइकेन से ही पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर है थैलोफाइटा। जो लाइकेन प्लांट है वो थैलोफाइटा के डिवीजन से संबंधित है। आइए 96 नंबर देखिए कि मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा जो है वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो ये कंपन के द्वारा जो है वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। 97 नंबर ये है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडज जानवर जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज जानवर कहा जाता है। तो यह देखिएगा अंडे देने वाली यही तो अंडज हो जाएंगे। 98 है कि हृदय की मांसपेशियाँ कैसी होती हैं? जो हृदय की मांसपेशियाँ होती है वो आपकी बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकिक होती है। तथा हृदय की बीमारी को आप कार्डियोलॉजी याद रखिएगा कि कार्डियोलॉजिक या कार्डियक से याद करते हैं। तथा एक जांच होता है ECG, सी में आप कार्डियो याद रखिएगा। ये ECG जो जांच है वो आपका हृदय से होता है। जब आपसे EEG कहता है, EEG मस्तिष्क से संबंधित होती है। चलिए 99 नंबर देखिए, ये कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो जो हवा का दबाव होता है उसे आप वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तथा दबाव को आपको पता होगा किससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से हम लोग नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। और आपसे आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। चलिए 100 नंबर देखिए, करा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? जो विकासवादी आपका सिद्धांत है उसके जो हमारी संरचना यानी बात कर रहा है तो वो पिग्मी चिंपैंजी की है। आप याद रखो कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत पूछा जाता है। उपार्जित लक्षण, जब भी उपार्जित लक्षण दिखे तो आप लैमार्क का नाम याद रखिएगा। तथा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैव विकास का सिद्धांत आपसे पूछे तो आप डार्विन का नाम याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी पुस्तक है। तथा जिसे जैव विकास का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों का तो लैमार्क और जैव विकास का आप डार्विन। इतनी बातें ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, यह कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो आप देखिए ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, फुलरीन हुआ।
तथा इसी क्रम में आप एक नाम और याद रखेंगे, जो कि आप याद रखेंगे आपका ग्रिफिन। ग्रिफिन, ये चारों नाम जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं। इनमें से कह रहा कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। जब सभी है तो इनमें से कोई नहीं, आप इसका सही आंसर होगा। 102 देखिए, कह रहा सतही परिघटना क्या है। ये जो वाष्पीकरण होता है आपका, वाष्पीकरण, ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना होती है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन आपसे ऊर्ध्वपातन पूछता है, तो ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन और उदातीकरण भी कहते हैं, ये तीनों जो है, जब कोई ठोस होगा जो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 103 है कि तंत्रिका आयोग की प्रकृति कैसी होती है। तो जो तंत्रिका आयोग की प्रकृति है वो विद्युत रासायनिक होती है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है। देखिए नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो कि एक बार से दोबारा उसको बनाया ना जा सके, तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं कि जो दोबारा से हो जाए। मतलब एक प्रकार से जो एक खत्म हो जाए वो अनवीनीकरणीय है, नवीनीकरणीय जो दोबारा से उत्पन्न हो जाए वो नवीनीकरणीय है। इसमें कह रहा है कि कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है। तो आप देखिएगा प्राकृतिक गैस, ये भी गैस है। देखिए प्राकृतिक गैस जो है एक लिमिट मात्रा में, तो अगर ये खत्म हो गई तो ये भी आपका नवीनीकरणीय। तथा सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय है, सूर्य से प्रकाश लगातार मिल रहा है। भूतापीय ऊर्जा वो भी लगातार मिल रहा है, तो ये दोनों नवीनीकरणीय हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। अंडन देने वाला जो स्तनपायी है वो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा क्यों है कि जो आप एकार्डिना और प्लेटिपस ये दोनों अंडे देने वाले स्तनपायी हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है। मतलब आपसे कह रहा है कि उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो ये चमगादड़ को कहा जाता है, उड़न लोमड़ी। 107 है कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है। जब आपसे अक्रिस्टलीय पूछेगा, ग्रेफाइट, साधारण नमक तथा कांच, तो आप कांच का याद रखिएगा। कांच एक अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दो होते हैं, जिनमें आप क्रिस्टलीय ठोस में आप सोडियम क्लोराइड हुआ आपका, Fe हुआ माने आयरन हुआ, Au हुआ, Cu हुआ, ये सभी आप इसमें क्रिस्टलीय में रखेंगे। लेकिन जब कांच की बात करेंगे तो ये आपका अक्रिस्टलीय होता है। आइए 109 देखिए, करा रेशम का तंतु, रोम या पीछ किससे मिलकर ये बने होते हैं। ये सभी जो है किरेटिन से बने होते हैं। रेशम के तंतु किससे मिलकर बने होते हैं, किरेटिन से। चलिए 110 है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक आपसे पूछ रहा है, जिसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से वायरस से होता है, तो वेरिसेला वायरस आप याद रखिए। तथा ये एड्स के बारे में आप याद रखिएगा। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। अब बात करें छोटी माता वेरिसेला, ये आपने देख लिया कि ये वेरिसेला वायरस से होता है। तथा एक आप रेबीज याद रखिएगा, रेबीज जो कि रेबडो वायरस से होता है। रेबडो वायरस या रेबडो वायरस से होता है, जिसके सबसे पहला टीका जो है इसका माना जाता है चेचक का, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तथा रेबीज के बारे में याद रखिएगा, इसकी खोज लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 का, ये है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होता है जैसे कि इससे उसमें चेंज करें तो उससे वापस दोबारा इसमें चेंज किया जा सके। रासायनिक परिवर्तन वो होता है एक बार वो बदल गया तो दोबारा वो वापस उसमें नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। आप देखिए भौतिक परिवर्तन में पूछे, जैसे आप समझ लीजिए ठोस से द्रव बनना, द्रव से ठोस बनना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सभी उदाहरण दिए गए, जिसमें कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें है। तो आप याद रखिए जो निष्क्रियकरण है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में पता है ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस, तो गैस से ठोस भी बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, ये है कि निशान नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं। ये जो आरबीसी है, आरबीसी की आपसे बात कर रहा है, तो आरबीसी जो है वो आपके अस्थिमज्जा में बनते हैं। आरबीसी कहाँ बनते हैं, अस्थिमज्जा। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण में कौन, आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, जल जमीन से लेते हैं, उसके बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यानी मैग्नीशियम की सहायता से ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ ही ये लोग जल भी बनाते हैं और आपका ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के इसमें मदद करता है, तो मदद आपको पता होगा कि क्लोरोफिल जो है वो मदद करता है। क्या मदद करता है, क्लोरोफिल। आइए 115 आप देखिएगा,
115 देखिएगा, ये है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। मनुष्य मतलब आता है किसके अंतर्गत ये नहीं आता, तो जो ये आपका पेरिफेरा आपका है वर्ग, इसमें मनुष्य नहीं आता। बाकी कार्डेटा हुआ, वर्टिब्रेटा हुआ, होमोनिडी, ये तीनों में जो है मनुष्य आता है, तथा मनुष्य को होमोसोपियंस भी कहा जाता है, यानी मनुष्य होमोसोपियंस वर्ग का प्राणी है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। चलिए 116 देखिएगा, यह कि किस भौतिक राशि एसआई की इकाई इसकी वही है जो कार्य का मात्रक आपको पता होगा जूल होता है। अब जूल देखिए और किसका होता है, शक्ति, बल या फिर दबाव, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, न बल न दबाव न शक्ति, किसी का जूल नहीं होता है। जूल जो मात्रक होता है वो आप ले लीजिएगा, ऊर्जा लीजिएगा, कार्य लीजिएगा तथा उष्मा लीजिएगा, इन तीनों का जो मात्रक है वो आपका जूल होता है। तो इसका आंसर होगा ई, कार्य ऊर्जा और एक आपका क्या मिला, कार्य ऊर्जा, और एक आपसे मैंने क्या बताया, कार्य हो गया जो कि इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, ऊर्जा हो गया तथा उष्मा, तीसरा है आपका उष्मा, इन तीनों का जो है जूल होता है। 117 है कि कैरियोलिस बल किसके कारण होता है। जो कैरियोलिस बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कैरियोलिस बल किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इतनी बातें आप इसमें ध्यान दें। तथा पृथ्वी, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी जो है वो आपका पश्चिम से कैसे कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर वो क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो पश्चिम से पूर्व में आपसे पूछा जाए तो 1670 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जो है पृथ्वी घूम रही है। तथा अगर बात करें एक घूर्णन कब पूरा करते थे, आप याद रखिएगा, एक घूर्णन वो 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकेंड, इतने में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है, जिसके कारण दिन रात होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, करा आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो ये आप छोटी आंत याद रखिए, छोटी आंत में जो है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, जिसे डिग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। तो आप याद रखिए, जो प्लेग बीमारी है, प्लेग जो है वो तीव्र गति से फैलती है, तथा चूहों के पिस्सू में जो है वो अगर किसी खाने में पड़ जाए, कोई खा ले, तो प्लेग बीमारी फैल जाती है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, ये कि ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है। ये ट्रिटिकम एस्टिवन एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ट्रिटिकम एस्टिवन के बारे में आप याद रखिएगा, गेहूँ का ये वैज्ञानिक नाम है। तथा गेहूँ के साथ ही आप कुछ वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, जिया मेज आपका मक्का का वैज्ञानिक नाम है, तथा साइसर एरिटिनम चना का वैज्ञानिक नाम है, तथा आम का मैंडीफेरा इंडिका या नाम है। इतना बात आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जीएस के सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 40 तक, उसको इसमें अच्छे से हम सॉल्व नहीं करा पाते हैं। इसी वजह से इसका आपको जो है टेलीग्राम पे आप जाके इसका PDF ले लीजिएगा, जिसमें मैथ के सारे क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशन भी हम साथ में उसमें जो है अपलोड करके दे देंगे, जिससे आप खुद जाके उसको सॉल्व करिएगा तो आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, बाकी के आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं इस रुक्मणी ऑप्शन 5 नंबर के, वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एडुटीरिया का भी मिल जाएगा, तथा बिहार स्पेशल की एक सीरीज एडुटीरिया का चलाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन करने के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी यही दोस्तों, तैयारी करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए, समय अभी बहुत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप रिवीजन के बाद आपको 2 ही काम करना है, एक रिवीजन एक प्रैक्टिस, इसके इतर आप कुछ मत करिएगा। और ज़्यादा लुकुर ना करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप 10 यूट्यूब से अच्छा है कि आप अपना खुद का नोट्स रिवीजन करिए और खुद का प्रैक्टिस सेट दीजिए और रिवीजन करिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए ठीक है, इसी आगे की वीडियोज़ आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।